कक्षा 11 भूगोल के छात्र आपकी दूसरी पुस्तक यानी खंड ख भारत का भूगोल से संबंधित आपका अध्याय 4 जलवायु, जिसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम भारत के संदर्भ में भारत में पाई जाने वाली जलवायु तथा उसके घटकों का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। ये आपका चौथा अध्याय है। अध्याय का नाम जलवायु है यानी क्लाइमेट। तो इस चैप्टर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं। भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत की अन्य विशेषताओं की तरह इस देश की जलवायु में भी एक रूपता एवं विविधता पाई जाती है। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक के सभी राज्यों में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो इसकी एक रूपता को दर्शाती है। वहीं दूसरी तरफ तापमान, वर्षा और पवनों में प्रादेशिक विविधता भी चरम पर पाई जाती है। उदाहरण के लिए भारत में एक तरफ विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मानसरोवर है, तो दूसरी तरफ जैसलमेर, जहां वर्षा बहुत ही कम होती है। इस तरह कारगिल एक ठंडा प्रदेश है, तो राजस्थान का मरुस्थल बहुत ही गर्म प्रदेश है। आइए इस पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु मानसूनी है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मानसून शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। मानसून शब्द का अर्थ क्या है? मानसून शब्द का अर्थ है पवनों की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन। भारत में सबसे गर्म स्थान कौन है? तो जो चूरू राजस्थान है, उसका जो अधिकतम तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, या 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, अधिक नहीं होता। चूरू राजस्थान में। भारत में कौन सा स्थान न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है? तो जैसलमेर खाली 10 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, जैसलमेर राजस्थान। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो जो द्रास, जम्मू कश्मीर का द्रास क्षेत्र है, वहाँ जो है तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो वो देखिए, उत्तर पश्चिम में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। मानसून पूर्व का वह कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवा की कृषि के लिए उपयोगी होता है? तो ये होता है चेरी ब्लॉसम नाम का एक बारिश होती है, या इसे फूलों वाली बौछार भी कहते हैं। तो ज़्यादातर आप चेरी ब्लॉसम ही देखेंगे, लेकिन अगर फूलों वाली बौछार आ जाए तो उसे भी आप यही मान लीजिएगा। मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है तूफ़ान या तेज़ हवा के साथ, उसी को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। और ये दक्षिण भारत में केरल तथा उसके आसपास, केरल कर्नाटक आसपास क्षेत्रों में होता है। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण से होती है? तो वो देखिए, जो लौटते हुए मानसून, यानी मानसून एक बार चढ़ता है और ठंडी में जब वापस जाता है, तो वापस जाते समय ये तमिलनाडु में वर्षा करता है। इसे उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहते हैं, यानी मानसून जो बंगाल की खाड़ी से उठकर वो उत्तर पूर्व की तरफ जाता है, वही फिर वापस उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में आता है और तमिलनाडु में वर्षा करता है। भारत में कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो वो मानसरोवर मेघालय में है। कोपेन द्वारा भारत में जलवायु वर्गीकरण
के क्या आधार हैं? तो तापमान और वृष्टि के मासिक मान अर्थात तापमान में वर्षा का मासिक औसत के आधार पर कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कोरोमंडल तट पर। एएस वर्षा नहीं होती, इसको सवाना टाइप की जो जलवायु होती है उसी को कहा जाता है एएस। कोरोमंडल तट पर होता है। केरल व तटीय कर्नाटक में मानसून पूर्व की स्थानीय तूफानी वर्षा को क्या कहते हैं? तो देखिए, केरल एवं तटीय कर्नाटक में मानसून पूर्व जो वर्षा होती है उसे आम्ल वृष्टि कहा जाता है। यह वर्षा आमों को जल्दी पकाने में सहायक होता है। नंबर अगला है, आसाम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर एवं विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें क्या कहलाती हैं? तो वो काल बैसाखी नाम है उसका। उत्तर भारत के मैदानी भाग में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क गर्म और पीड़ादायक पवनों को क्या कहा जाता है? तो वो लू बहता है, लू गर्मी में। तमिलनाडु में वर्षा किस ऋतु में होती है? तमिलनाडु में तो शीत ऋतु में वर्षा होती है लौटते हुए मानसून के कारण। वर्षा की परिवर्तितता की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो वर्षा की परिवर्तितता बराबर होता है मानक विचलन माध्य गुणे 100। मानक विचलन माध्य गुणे 100। कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो वो तापमान और वृष्टि है। पूर्वी जेट स्टीम कब उत्पन्न होती है? तो पूर्वी जेट स्टीम जो है ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होती है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। भारतीय मौसम तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं? तो भारतीय मौसम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं। वायुदाब तथा ताप का धरातली वितरण। नंबर 2, ऊपरी वायु परिसंचरण, वायु राशियों का अंतर प्रवाह। नंबर 3, वर्षा लाने वाले तंत्र, पश्चिमी विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये क्या है? मौसम को प्रभावित करते हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ क्या है? तो भूमध्य रेखा के निकट वह कटिबंध है जहाँ उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। सूर्य की लंबवत किरणों के साथ इनकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। ग्रीष्म काल में इनकी स्थिति उत्तर में कर्क रेखा के निकट तथा शीतकाल में मकर रेखा के निकट होती है। ग्रीष्म ऋतु में इनकी स्थिति 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है, जिसका परिणाम स्वरूप दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको यूँ समझ लीजिए। देखिए, जो ये ITCZ होता है तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, तो इसे कहते हैं इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तो इसका यूँ समझ लीजिए, सूर्य की किरणें जो लंबवत पड़ती हैं तो वो भूमध्य रेखा पर मान लो पड़ती हैं, और ग्रीष्म ऋतु में जो उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य
कर्क रेखा पर चमकता है तो क्या होता है कि जो तापी भूमध्य रेखा है वो उत्तर की तरफ खिसक जाती है। तो जब तापी भूमध्य रेखा उत्तर की ओर खिसक जाती है तो जो व्यापारिक पवनें चलती हैं वो अपने स्थान से उत्तर की तरफ खिसक जाती हैं। और जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तो जो व्यापारिक पवनें हैं वो जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ खिसक जाती हैं। तो इसी को कहा जाता है अंतः उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र। तो आपने इसमें देख लिया कि जब ये उत्तर की तरफ खिसकती हैं तो उसी से भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। अच्छा, जेट प्रवाह क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्षोभ मंडल के भूपृष्ठ से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में तेज गति से चलने वाली वायु धाराओं को जेट वायु प्रवाह कहते हैं। शीत ऋतु में अत्यंत लाभकारी वर्षा वाले पश्चिमी विक्षोभ को भारत में लाने का काम यही जेट स्ट्रीम करती है। जेट स्ट्रीम की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही ये विक्षोभ भारत में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत की ओर आकर्षित करता है। अगला प्रश्न है भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषता बताइए। तो भारतीय मानसून की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो 3 प्रकार की हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में परिवर्तन। मानसूनी पवनों का अनिश्चित तथा अनियमित होना। और नंबर 3, मानसूनी पवनों के प्रादेशिक स्वरूप में भिन्नता होते हुए भी भारतीय जलवायु को व्यापक रूप से एक रूपता प्रदान करना। यानी कहने का मतलब वो वायु की दिशा में परिवर्तित होता है तभी उसी को मानसून भी कहते हैं। और मानसूनी पवनें अनिश्चित होती हैं, अनियमित होती हैं, मतलब इनका कोई समय और मात्रा निर्धारित नहीं होता है और ये एक तरह से पूरे भारत को प्रभावित करती हैं और उसको एक तरह से मानसूनी प्रदेश बनाने में सहायक होती हैं। तो ये एक रूपता भारत को प्रदान करती हैं। नंबर 5, मानसून विस्फोट से आपका क्या अभिप्राय है? आर्द्रता से लदी हुई पवनें जब अत्यधिक भारी हो जाती हैं तो अपनी अधिशेष नमी को अत्यधिक गर्जन के साथ छोड़ती हैं जो मूसलाधार वर्षा के रूप में धरातल पर पहुंचती है। इनसे वर्षा इतनी अधिक होती है कि कुछ ही घंटों में एक विस्तृत क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त कर देती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा अकस्मात ही भारी वर्षा शुरू हो जाती है। इस प्राकृतिक घटना को ही मानसून का विस्फोट कहते हैं। अगला प्रश्न है 6, मानसून विच्छेद से क्या तात्पर्य है? जब मानसूनी पवनें 2 सप्ताह या इससे अधिक समय तक वर्षा करने में असफल रहती हैं तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है। इसे मानसून का विच्छेद कहते हैं। इसका कारण या तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कमज़ोर पड़ना या भारत के अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन आना है। पश्चिमी राजस्थान में तापमान की विलोमता जलवाष्प से लदी हुई वायु को ऊपर उठने से रोकती है, अर्थात वर्षा नहीं होती है। अब देखिए 7वां प्रश्न है जलवायु प्रदेश क्या होते हैं? कोपेन की पद्धति के आधार पर कौन से मतलब जलवायु प्रदेश क्या होते हैं? कोपेन की पद्धति के प्रमुख आधार कौन से हैं? तो जलवायु प्रदेश उस भूभाग को कहते हैं जहां जलवायु के तत्व के संयुक्त प्रभाव से जलवायु की एक जैसी दशा पाई जाती है। कोपेन के वर्गीकरण का मुख्य आधार तापमान और वर्षा है। अगला प्रश्न है उत्तर पश्चिम भारत में रबी की फसलें बोने वाले किसानों को किस प्रकार के चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है? यह चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो उत्तरी पश्चिमी भारत में रबी की फसल बोने वाले किसानों को पश्चिम दिशा से आने वाले चक्रवातों से वर्षा
प्राप्त होती है। इन चक्रवातों को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं और यह भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। अब आइए अगला प्रश्न 9वां, संसार में सर्वाधिक वर्षा मानसरोवर में क्यों होती है? तो मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा गंगा के डेल्टा को पार करके मेघालय के गारो खासी तथा जयंतिया पहाड़ियों में पहुंचती है। इन पहाड़ियों की आकृति कीप के आकार की है, जिससे वायु का एकदम वायु को एकाएक ऊंचा उठना पड़ता है और इससे भारी वर्षा होती है। यहाँ पर स्थित चेरापूंजी में 1102 यानी 1102 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जो अभी तक की सबसे अधिक मानी गई थी। परंतु नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चेरापूंजी के पश्चिम में 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मासिन राम नामक स्थान पर 1221 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो विश्व में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है? तो भारत के पूर्वी तट, विशेषतः तमिलनाडु तट, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त नहीं करता है, बल्कि तमिलनाडु के तट बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा के समानांतर है और अरब सागर की धारा के पृष्ठ छाया क्षेत्र में स्थित है। अतः यहाँ उत्तर पूर्व से लौटते हुए मानसून से तथा उस समय बन रहे बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के प्रभाव से ही शीत ऋतु में वर्षा प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि जो भारत का पूर्वी तट, खासकर तमिलनाडु क्षेत्र है, वो अरब सागरी मानसून के लिए पृष्ठ छाया क्षेत्र में आती है, यानी वहाँ अरब सागरी मानसून से वर्षा हो नहीं सकती है। और बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून है उसके समानांतर पड़ जाती है, इसलिए मानसून ये बंगाल की खाड़ी का मानसून भी वहाँ वर्षा नहीं करता है। ऐसी स्थिति में यहाँ शीत ऋतु में जब मानसून वापस लौटता है तो उससे तमिलनाडु में वर्षा होती है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है, व्याख्या कीजिए। तो भारत की आर्थिक जीवन पर मानसून का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। भारत की 64% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारतीय कृषि और फसलें मानसून पर निर्भर करती हैं। कृषि उपज की सफलता अथवा असफलता इस बात पर निर्भर करता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा की गई वर्षा सामान्य है कि नहीं है। वर्षा की उच्च परिवर्तिता के कारण देश के कुछ भागों में सूखा तथा अन्य भागों में बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। भारतीय कृषि की सफलता मानसूनी वर्षा के निश्चित समय पर तथा अनियमित रूप से वितरित होने पर निर्भर करती है। सिंचाई विहीन क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता या अनिश्चितता का विशेष प्रभाव वहां की कृषि पर पड़ता है। मानसून का अचानक विस्फोट देश में व्यापक क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। तो ये कहा जा सकता है कि जो यहाँ की मानसून है, भारत की कृषि है, वो मानसून पर आधारित है। अब अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा पर्वतकृत है। भारत में वर्षा पर्वतकृत है। वर्षा के वितरण तथा इस पर उच्चावच के प्रभाव के संदर्भ में 5 उदाहरण दीजिए। तो पश्चिमी घाट के कारण पश्चिम तटीय मैदान में भारी वर्षा, अरब सागर की मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी तटीय मैदान में 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा करती है। कहने का मतलब प्रश्न है कि भारत में वर्षा पर्वतीकृत, भारत में नहीं बल्कि भारत की पर्वतीकृत वर्षा का वर्णन करना कि भारत में कहाँ कहाँ पर्वतीकृत वर्षा होती है।
अब पश्चिमी घाट में वृक्ष छाया क्षेत्र में कम वर्षा। पश्चिमी घाट के पार करने के बाद यह नीचे उतरती है, परिणाम स्वरूप इसका तापमान बढ़ जाता है और आर्द्रता में कमी आ जाती है। उसे दक्षिण पठार के वृक्ष छाया क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। मेघालय में पर्वतों की बनावट के कारण भारी वर्षा। बंगाल की खाड़ी की एक शाखा गंगा के डेल्टा को पार करके मेघालय के गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों से टकराती है। इन पहाड़ियों की आकृति कीप जैसी है, जिसके कारण वहाँ भारी वर्षा होती है। अब वहाँ भी देखिए पर्वत से टकरा के वर्षा हुई। मेघालय में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों से टकरा कर पर्वतीय वर्षा हुई। अब देखिए अरावली में, अरावली के विस्तार की दिशा के कारण राजस्थान में कम वर्षा, यानी अरब सागर की मानसूनी पवनों की तीसरी शाखा उत्तरी पूर्वी दिशा में अरावली के समानांतर बिना वर्षा किए आगे निकल जाती है, क्योंकि अरावली पर्वत ही ऐसे उत्तर दक्षिण की तरफ है तो वो समानांतर हो जाती है, इसलिए वहाँ नहीं टकराते हैं मानसूनी हवाएं, तो वहाँ वर्षा नहीं होती है। अतः पूरा राजस्थान वर्षा से वंचित रह जाता है। अब मानसूनी पवनों की दिशा पर हिमालय का प्रभाव। बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा सीधे हिमालय पर्वत से टकराती है। यह हिमालय पर्वत की ऊंची श्रेणियों को पार करने में असमर्थ होती है तथा पश्चिम की ओर हिमालय पर्वत के समानांतर चलना शुरू कर देती है। ज्यों ही यह पश्चिम की ओर बढ़ती है त्यों नमी में कमी आती जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार भारत में कितने स्पष्ट मौसम पाए जाते हैं? किसी एक मौसम की दशाओं का सविस्तार व्याख्या कीजिए। उत्तर देखिए, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत में सामान्य 4 ऋतुएं मानी जाती हैं, जो इस प्रकार हैं, जो निम्न प्रकार हैं, जैसे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु, और चौथा है लौटता हुआ मानसून। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 4 ऋतुएं माने गए, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। और इसके बाद तीसरा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु, यानी जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। और जो चौथा है मानसून के निवर्तन अर्थात मानसून के लौटने की ऋतु। अब देखिए, सितंबर के दूसरे सप्ताह तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून उत्तरी भारत से लौटने लगता है और दक्षिण से मध्य अक्टूबर और दिसंबर के आरंभ तक लौटता है। दक्षिण विस्फोट के विपरीत मानसून पवनों का लौटना काफ़ी पवनों का लौटना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मानसूनी पवनों के लौटने से आकाश साफ हो जाता है, दिन का तापमान कुछ बढ़ जाता है परंतु रातें सुखद हो जाती हैं। इस ऋतु में दैनिक तापांतर अधिक हो जाता है। बंगाल की खाड़ी में पैदा होने वाले चक्रवात दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में चलते हैं और पर्याप्त वर्षा करते हैं। तो ये 4 ऋतुएं हो गई भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। अब देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, भारत विषुवत रेखा के उत्तर में विस्तृत है। कर्क रेखा इसके लगभग मध्य से गुजरती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला इसको उत्तर से घेरे हुए है एवं दक्षिण में हिंद महासागर है। ये परिस्थितियां यहाँ की जलवायु को निम्न प्रकार से प्रभावित करती हैं। नंबर 1, अक्षांश देखिए। भारत का दक्षिणी भाग विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच में पड़ता है, अतः यहाँ उष्णकटिबंधीय प्रभाव रहता है, जबकि कर्क रेखा से उत्तर का भाग शीतोष्णकटिबंध में पड़ता है। अब देखिए पर्वत श्रेणियाँ।
भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तरी ध्रुव की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकती हैं, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु का समताकारी स्वरूप बना रहता है। यही पर्वत श्रृंखला मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा कराने में सहायक होता है। और जल स्थल का वितरण, भारत के प्रायद्वीप भाग एक ओर बंगाल की खाड़ी से तो दूसरी ओर अरब सागर से घिरा होने के कारण यहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है, जिसके कारण दक्षिणी पश्चिमी हवाओं को आर्द्रता ग्रहण करने में सहायता मिलती है। भारत का उत्तरी भाग स्थलबद्ध है, इसलिए यहाँ तापमान ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक एवं शीत ऋतु में कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, उच्चावच भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में मई जून में तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिसके कारण यहाँ निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है। निम्न वायुदाब की ये दशाएं हिंद महासागर से चलने वाली व्यापारिक पवनों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, क्योंकि पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। ये पवनें भूमध्य रेखा के दक्षिण में दो पश्चिम हो जाती हैं, यानी ये पवनें भूमध्य रेखा के दक्षिण में यानी ये दो भाग हो जाते हैं, एक पश्चिम में चली जाती है, एक पूर्व में आती है। महासागर के ऊपर से गुजरने के कारण आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं। कौन? वही व्यापारिक हवाएं जो दो भागों में बढ़ती हैं। भारत में प्रवेश के दौरान दक्षिणी पश्चिमी हवाएं दो भागों में बंट जाती हैं। ऐसा भारत के प्रायद्वीप स्वरूप के कारण है। प्रायद्वीप स्वरूप यानी तिकोना है, तो वहाँ जो है जो व्यापारिक पवनें हैं वो दो भागों में बंट जाती हैं, या वो जो स्थल भाग पर निम्न वायुदाब होने के कारण जो सागर की तरफ से हवाएं चलती हैं, या कह दीजिए सागरी समीर जो होती है, वो आकर के प्रायद्वीपीय पठार से टकराकर दो भागों में बढ़ जाती है। एक बंगाल की खाड़ी की ओर निकल देती है, एक पश्चिम अरब सागर की तरफ निकल देती है और वहाँ से आर्द्रता ग्रहण करके आगे बढ़ती है और मानसूनी वर्षा करती है। अब अगला जो है प्रश्न है, कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश कौन से हैं? तो कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश निम्नलिखित है। तो देख लीजिए, कोपेन के अनुसार जो है, इसमें जो पहला है लघु शुष्क ऋतु का मानसूनी प्रकार। तो हमने कोपेन वाले के जलवायु वर्गीकरण वाले चैप्टर में इसको विधिवत पढ़ाया है कि क्या होता है। ये आर्द्र होता है, तो वही लघु शुष्क ऋतु का मानसूनी प्रकार। तो AMW इस प्रकार की जलवायु पश्चिमी तट के साथ साथ होता है। यानी AMW का मतलब होता है कि आर्द्र होती है, शुष्क मतलब लघु शुष्क ऋतु, यानी शुष्क ऋतु बहुत छोटी होती है, हमें ज़्यादातर आर्द्र होती है, यानी ये मानसूनी प्रकार की है, लेकिन इसमें शुष्क ऋतु कम होती है। तो ये जो है आपको जो है मानसूनी प्रकार की जलवायु AMW जो पश्चिमी तट पे पाई जाती है, यूँ कहिए कि ये आर्द्रता ज़्यादा होती है। और दूसरा जो है शुष्क मानसूनी प्रकार, ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मानसूनी प्रकार AS। देखो AS प्रकार की जो जलवायु है, यानी जो वृष्टि छाया प्रदेश है भारत में, कोरोमंडल तट के साथ साथ AS होता है, जहाँ आर्द्रता कम होती है। तीसरा है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु।
तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जो जलवायु है AW है। AW को क्या कहते हैं? सवाना प्रकार की जलवायु। और ये कहाँ पाई जाती है? तटवर्ती प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लगभग पूरे प्रायद्वीप भारत पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी सवाना प्रकार की जलवायु जो अर्धशुष्क टाइप की होती है वो पूरे प्रायद्वीपीय पठार पर पाई जाती है, लेकिन तटवर्ती क्षेत्रों को छोड़ करके। अब देखिए अर्धशुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु। अर्धशुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु होती है BSHW। अर्धशुष्क स्टेपी यानी स्टेपी प्रकार की जो जलवायु होती है उसको उन्होंने BSHW, ये प्रायद्वीप के अंदर के भाग में तथा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में पाई जाती है। और अगला इनका जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रकार की जो जलवायु है यानी BWHW, इस प्रकार की जलवायु केवल राजस्थान के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। अब देखिए शुष्क शीत ऋतु वाला प्रदेश यानी CWG जो उत्तर भारत की मानसूनी जलवायु है वो इसके अंतर्गत आती है। ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला प्रदेश यानी DFC, यह जलवायु पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। और जो अगला है 8 ध्रुवीय जलवायु यानी E प्रकार की जलवायु। E प्रकार की जलवायु ध्रुवीय जलवायु होती है। इस प्रकार की जलवायु कश्मीर के निकटवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं में पाई जाती है। तो इस तरह कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो भारत में किस तरह है और कहाँ कहाँ पाया जाता है इसका आपने अध्ययन कर लिया है। इसमें देखिए जो पश्चिमी घाट है वो AMW है, जो उसका पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश यानी कोरोमंडल तट है, वहाँ AS प्रकार की जलवायु पाई जाती है यानी शुष्क मानसूनी जलवायु या शुष्क ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मानसूनी प्रकार की जलवायु ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। और जो सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है यानी AW, वो प्रायद्वीप पठारों पर पाई जाती है। अब अर्धशुष्क स्टेपी जो होती है BSHW यानी स्टेपी प्रकार की जो जलवायु होती है प्रायद्वीप के अंदर भाग गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। इसी तरह जो मरुस्थलीय जलवायु है BWHW, वो आपके राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। और जो शुष्क शीत ऋतु वाला प्रदेश है वो उत्तर का मैदान है, भारत के उत्तरी मैदान है, उसको CWG से दर्शाया जाता है। और ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला प्रदेश जो होता है वो DFC होता है और ये पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। और ध्रुवीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों के बीच कश्मीर में पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने भारत के जलवायु का अध्ययन किया और इस प्रकार आपका ये चौथा चैप्टर समाप्त हुआ। अगला चैप्टर अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होगा।